आज हम लोग क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल पर जिन खास मेहमानों से बातचीत करने वाले हैं वो मतलब जो युवा होते हैं वो युवा वर्ग सभी देशों में अपना अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे युवा होते हैं वैसा ही देश होता है। तो जिस देश में जैसा युवा होगा वैसा ही देश होगा। इसका मतलब जैसा भारत है तो ज़्यादातर इस देश में जिस तरीके का युवा है उसी तरीके से भारत भी बन रहा है। हम देखते हैं कि हमारे जो भारत में बहुत सारी विद्यार्थियों के संगठन हैं, खास करके मतलब इस देश में जो शासक वर्ग है उनके भी संगठन हैं। तो उसी तरह आज हम जो संगठन के लोग हैं वो मतलब भारतीय छात्र संघ के जो लोग हैं, भारतीय युवा बेरोजगार मोर्चा जो है, उनके कुछ मतलब पदाधिकारी हैं जो आज हमसे खास खास बातचीत करने वाले। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। बारी धन्यवाद बारी मैडम। से मैं चाहती हूँ कि खुद ही अगर आप अपना परिचय देंगे, आपका नाम और आपके संगठन का नाम, तो बहुत अच्छा होगा, मतलब लोगों को जानकारी जाएगी। तो सबसे पहले हम पूनम मैडम से शुरू करते हैं। मैडम, क्या संगठन है आपका और मतलब उस संगठन के आप कैसे पदाधिकारी क्या है? सर्वप्रथम सबको जय भीम, जय मिल निवासी। मेरा नाम एडवोकेट पूनम भोईर, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा प्रकोष्ठ, महाराष्ट्र राज्य। ये एक लड़कियों की विंग है जो बहुत सारे स्टेट में, लगभग इंडिया के सारे स्टेट में बीवीसीपी की कमेटी है, उसमें काम करने वाली भी लड़कियां ही है, और जो उसका नेतृत्व कर रही है वो भी एक लड़की ही है। मतलब जितनी भी हमारे गर्ल्स की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश हम लोग बीवीसीपी के माध्यम से करते हैं। ये बीवीसीपी का काम है। जी। आप थोड़ा नेटवर्क का आपके इधर इशू है शायद। वैसे वैसे ही उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं सौम्या रंजन सर। सर प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैडम जय मुरलीवासी। जय मैं मुरलीवासी। इंजीनियर सौम्य रंजन आड्य उड़ीसा से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ और उसके साथ ही देश में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एक संगठन है जो जी। कि स्टूडेंट लोगों का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट लोगों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। उसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। जी। अभी मतलब दुर्गेश मौर्य सर है जो जुड़े हुए हैं। सर प्लीज़ अपना मतलब वैसे तो सभी को मालूम है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। धन्यवाद मैडम। सबसे जी। पहले तो सभी को जय जय जाओ, जय शिवराव, जय मुन्ना से। जय मेरा बोले। नाम दुर्गेश मौर्य है। मैं महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और एक युवाओं का संगठन है भारतीय युवा मोर्चा करके। उसमें भारतीय युवा मोर्चा संगठन का महाराष्ट्र राज्य का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। आ, हम लोग देखते हैं कि भारत में विद्यार्थियों का जो संगठन चला रहे हैं, मैंने पहले भी बात की थी, खास करके सबसे बड़ा संगठन इस देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। एबीवीपी करके बहुत मतलब पूरे भारत के लोग जानते हैं और वो आरएसएस से खास करके बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है। फिर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई जो है वो एक वामपंथी यानी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है। फिर है नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई जो संगठन है वो कांग्रेस का छात्र संगठन है। और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ये भी मार्क्सवादी लेनिनवादी मतलब कम्युनिस्ट का ही संगठन है। इतने सारे मतलब छात्र संगठन भारत में मौजूद है। तो एक और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का निर्माण आप लोगों ने किया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है सर? ये लोग जो है वो विद्यार्थियों की जो भी समस्या है उस समस्या पे एबीवीपी का तो बहुत बड़ा नाम है, फिर वो लोग काम नहीं कर रहे कि क्या प्रॉब्लम है आपने जो संगठन बनाया? मौर्य सर। जी मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है।
इस देश में बहुत सारे विद्यार्थियों के संगठन हैं, लेकिन हमें वापस भारतीय विद्यार्थी में संगठन क्यों बनाना पड़ा? जी उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं। सबसे जी पहले कि आपने जो नाम मेंशन किए हैं जी वो विद्यार्थी के संगठन, लेकिन उनके अगर हम काम को देखेंगे जी तो विद्यार्थियों के उनका कोई बड़ा काम नहीं है, उनका कोई बड़ा योगदान नहीं है। वो अभी स्कॉलरशिप का मुद्दा हो या फिर डीबीडी का मुद्दा हो या फिर एमपीसी यूपीसी में जो गड़बड़ियां हो रही है उसका मुद्दा हो, इसमें बहुत सारी गड़बड़ हो रही है। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी इस साल लागू किया जा रहा है, ये जो प्रमुख जो स्टूडेंट की जो समस्या है, इस समस्या के ऊपर आवाज उठाते हुए एबीवीपी हमें कहीं दिखाई नहीं दिया है। दूसरी बात, भारतीय विद्यार्थी मुझे संगठन है, ये बहुजनों का संगठन है। जी एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी जो हमारे बहुजन समाज है 85%, उनका ये संगठन है। और एपीवीपी जैसा जो संगठन है, जो आरएसएस जो देश में सबसे बड़ा ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस, उसका ये ऑफशूट विंग है एबीवीपी, जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसमें जो विद्यार्थी काम कर रहे हैं उन विद्यार्थियों का लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हमारे महापुरुषों का क्या आंदोलन था, हमारे महापुरुषों का संघर्ष क्या था, भारतीय संविधान में हमारे विद्यार्थियों के हक अधिकार है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। जी इससे क्या हो रहा है कि विद्यार्थी जो है वो मिसगाइड मिसाइल हो रहा है, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है या उसको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, या फिर उसको भविष्य में किस प्रकार से एजुकेशन लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे समस्या है, समस्या के ऊपर आवाज उठाते हुए हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं नजर नहीं आ रही है। इसलिए हमने बहुजनों का, हमारा खुद का संगठन हो, हमारा खुद का अगर संगठन रहेगा, हम अपने बहुजन समाज के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर सकते हैं, मार्गदर्शन मार्गदर्शन कर सकते हैं। और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो संगठन है उसमें जो विद्यार्थी काम कर रहे हैं, उनका मकसद ये होना चाहिए कि माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी। ये जो हम लोग उद्देश्य लेके चल रहे हैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का वैसा एक स्लोगन है, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मतलब मेरा जो शिक्षा है मेरे समाज के लिए होना चाहिए। ये हम ये जो भावना है, भावना हम विद्यार्थियों के दिमाग में डालना चाहते हैं। और विद्यार्थियों के एक्चुअल क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने समाज के प्रति या अपने महापुरुषों के प्रति, ये भी भावना उनके अंदर हम डालना चाहते हैं। दूसरी बात, एबीवीपी जो संगठन है या फिर कम्युनिस्ट पार्टियों की जो संगठन है या फिर कांग्रेस का जो संगठन है, वो संगठन इस प्रकार से जो मुद्दे हैं, जो विद्यार्थी की ज्वलंत समस्या है, इस समस्या के ऊपर आवाज उठाते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट है, अगर पायल तडवी का आपने नाम सुना होगा, पायल तडवी जी या जी फिर रोहित वेमुला, ये स्टूडेंट थे, स्कॉलर स्टूडेंट विद्यार्थी थे, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर जब अन्याय अत्याचार हुआ, ये सब संगठन कहाँ गए थे? जी ये बहुत बड़ा सवाल है। जी पायल तडवी का जब उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ था, तो उनको न्याय देने के लिए सबसे पहले भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने आवाज उठाया था। जी जी तो आएंगे आपके साथियों, पास। इसलिए मतलब हम आपने बताया कि ये जो संगठन है, ये बहुजन समाज के जो एससी एसटी ओबीसी एनटी डीएनटी और इनमें से माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बनाया गया है, क्योंकि इनके जो मुद्दे हैं या समस्या है, इस पर ये जो जितने भी संगठन बने हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के तरफ से, चाहे बीजेपी के तरफ से, चाहे कम्युनिस्टों के तरफ से, लेकिन ये हमारे बच्चों की समस्या के ऊपर काम करते हुए नज़र नहीं आए और ना ही उन्होंने हमारे बच्चों को कोई हेल्प की। अभी हम मतलब सौम्या रंजन सर से पूछते हैं कि ये पूरा भारत में फैला हुआ है सर, उड़ीसा में मतलब आप लोगों का संगठन पूरा मजबूत है? जी सौम्या रंजन सर। मैडम देखिए, जी मैडम देखिए, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो संगठन है, जी ये एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। जी ये केवल महाराष्ट्र उड़ीसा में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में 30 से ज्यादा राज्यों में कार्यरत है। जी 450 से ज्यादा जिलों में कार्यरत है। लगभग 4000 से ज्यादा ब्लॉक में कार्यरत है। जी और राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक हम लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के जो विद्यार्थी युवा वर्ग के लोग हैं, विशेष करके विद्यार्थी जो हैं, उनके अंदर ये नेतृत्व निर्माण करना चाहते हैं अपना समाज को परिवर्तन करने के लिए, इस उद्घोष के साथ कि उनका जो शिक्षा है जी उनके महापुरुषों के आंदोलन द्वारा प्रेरित होना चाहिए, और महापुरुषों का जो अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए उनका शिक्षा होना चाहिए। केवल कैरियर और घर के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका फंडामेंटल उद्देश्य है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, और उसके बहुत सारे सहयोगी संगठनाएं भी हैं। जी केवल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर में कार्यरत नहीं है मैडम। जी भारतीय युवा मोर्चा है, युवाओं का संगठन राष्ट्रीय स्तर का।
भारतीय बेरोजगार मोर्चा है, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ है, इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन है, राष्ट्रीय मूल्यवासी बालक बालिका संघ है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ है। तो ऐसे तमाम 8 संगठन राष्ट्रीय स्तर पे कार्यरत है, केवल युवा वर्ग को, समाज का आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। जो कारवा हमारे महापुरुषों ने आगे लिया है, उस जी कारवा को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और उसके तमाम सहयोगी संगठन राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैडम, जो हमारा आज का डेट में जो फंडामेंटल समस्या है, जी वो कोई ब्लॉक का समस्या नहीं है, वो कोई जिला का समस्या नहीं है, जी वो जी राष्ट्रीय स्तर का समस्या है। राष्ट्रीय स्तर का समस्या अगर समाधान करना है तो राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पे कार्यरत है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का। और ये जो समस्या राष्ट्रीय स्तर पे निर्माण किया गया है, इसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पे निर्माण करके आंदोलन भी राष्ट्रीय स्तर पे कैसे किया जाए, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ राष्ट्रीय स्तर पे कार्यरत है मैडम। जी। आपने बताया कि शिक्षा ये राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय अगर शिक्षा है मतलब देश से एजुकेशन पॉलिसी बनती है, तो एजुकेशन पॉलिसी अगर राष्ट्रीय स्तर पे बनती है तो उसको सही होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इसका दिशा निर्देशन अगर हमारे तरफ से अगर जाएगा तो वो राष्ट्रीय स्तर का संगठन होगा, तभी हो सकता है। अभी हम पूनम भोईर मैडम से ये जानना चाहते हैं, हम देखते हैं कि आपका भारतीय छात्रा मतलब प्रकोष्ठ है, और भारत में पूनम मतलब जो पायल तड़वी नाम की जो स्टूडेंट्स थी, अ, उसको आत्महत्या करना पड़ा है। और हम लोग देखते हैं कि समाज में आए दिन 10 कौशाम्बी की घटना है, 10 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के ऊपर, और वो लड़कियां छात्रा ही है, ऐसा नहीं कि वो छात्राएं नहीं हैं। तो मतलब कभी स्कूल में भी प्रॉब्लम हो रही है हमारे मतलब भारत में, कॉलेज में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो होते हुए हमारे देश में कहीं लाडली बहन योजना दे रहे हैं, मतलब 1500 रुपये 2000 जो भी है वो दे रहे हैं, लेकिन अच्छी एजुकेशन और सिक्योरिटी जो चाहिए लड़कियों को, वो उसके लिए मतलब भारत में कोई प्लान है, या आप छात्रा प्रकोष्ठ के माध्यम से क्या करना चाहते हो? मैडम मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? जी एक बार जी मुझे जी, कंफर्म क्लियर आ कीजिए। रही है, क्लियर आ रही है। ओके। साथियों, मैं सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी न्यूज़ देना चाहती हूँ। जब आप भी, मैडम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इंडिया में आप देख रहे होंगे लड़कियों के ऊपर या महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं। अभी ये चीज़ खाली मैं ही नहीं बोल रही हूँ, जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट ऐसा बोलता है कि हर दिन महिलाओं के ऊपर 87 रेप केसेस हर दिन होते, और जो मिसिंग केसेस है वो मिसिंग केसेस 70 का एवरेज है। जो महाराष्ट्र के एक बड़े पॉलिटिशियन है, शरद पवार उनका नाम है, उन्होंने 2024 में एक स्टेटमेंट कहा था कि महाराष्ट्र में एवरेज 64,000 महिलाएं ऐसी हैं जो मिसिंग हुई है और उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। मतलब एक शर्म सी बात है कि आज हमारी महिलाओं का नेतृत्व कर रहे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी है, जो महिलाओं का नेतृत्व कर रही है। जी 30 से ज्यादा हमारे महिला सांसद है जो उधर पार्लियामेंट में बैठी है, फिर भी लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो भी अन्य अत्याचार हो रहे हैं वो अभी तक रुके हुए नहीं है। तो भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा प्रकोष्ठ के माध्यम से हमने 4 मार्च 2025 को महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में एक निवेदन दिया था। उसकी एक कॉपी है मेरे पास। जी हमने निवेदन दिया था, उसमें हमने मेंशन किया था कि अगर ये जिनके ऊपर ये रेप केसेस हो रहे हैं, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या देश के किसी भी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर तत्काल एक्शन नहीं ली, तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा आने वाले समय में और भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा प्रकोष्ठ मिलके हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और हम अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा छात्राओं के माध्यम से आज़ाद मैदान के ऊपर आंदोलन करने का हम लोग उसका एक रोड मैप बना रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग आंदोलन कर सके। क्योंकि आज तक 2025 निकल आया, फिर भी आज तक हमें जो न्याय चाहिए वो न्याय हमें गवर्नमेंट के थ्रू मिल नहीं रहा है।
आज खाली हमारे महिलाओं को, जैसे आपने बताया अभी कि लाड़की बहन योजना, ये जो फेक इन्होंने पॉलिसी बनाई है, ये खाली हमारे लड़कियों के ऊपर जो अन्य अत्याचार है वो उसकी हमें महसूस ना हो सके, इसके लिए ये सर की फेक योजना उन्होंने तैयार की है। इतना ही नहीं तो वो महाराष्ट्र की जो भी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनको फ्री में बस में सुविधा भी वो लोग देते, मतलब जहाँ पे आपको ट्रैवलिंग करना है वहाँ पे आपको 50% ही पैसा भरना पड़ेगा, 50% पैसा गवर्नमेंट भरेगी। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि एक प्रकार जो भी ये रेप केसेस हो रहे हैं वो रेप केसेस दबाए कैसे जाए, ये जो न्यूज बड़े पैमाने पे हाईलाइट की जा रही है वो न्यूज कैसे दबाई जाए, इसलिए ये फेक योजनाएं या फेक पॉलिसी ये गवर्नमेंट कर रही है। तो आने वाले इन सारी चीजों के ऊपर भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा प्रकोष्ठ एक बड़ा आंदोलन करेगी और ये गवर्नमेंट को एक हम लोग सवाल करने वाले हैं कि ये जो हमें 1500 रुपए ये दे रहे, 1500 रुपए में हमें कोई हमारा घर नहीं चल रहा है, हमारा महीने का राशन नहीं चल रहा है, तो हमें आपकी लाडली बहन योजना नहीं चाहिए, हमें अच्छी सुरक्षा प्रोवाइड करो। जी। हमें हर जिला हर तहसील में हमें किस तरह किक बॉक्सिंग हो या कराटे हो, इन सारे कोचिंग की हमें ज़रूरत है, तो वो सब हमें प्रोवाइड करो, हमें आपके 1500 रुपए नहीं चाहिए। ये सारे डिमांड आने वाले हम आंदोलन में गवर्नमेंट से करने वाले हैं। जी। धन्यवाद। दुर्गेश सर, हमारे इधर कहा जाता है कि पढ़ लिखने के बाद अगर कुछ पाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा युवा ये चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले या फिर प्राइवेट में अच्छी जॉब हो, लेकिन हमारे सरकार के माध्यम से ये कहा गया है कि भाई पकोड़े तलो। तो आप लोगों ने मतलब पकोड़े तलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है पकोड़े तलने में आपको? सर आपका मतलब जो स्पीकर है वो हाँ। मैडम, भारत में अगर युवाओं की अगर हम बात देखेंगे तो भारत में लगभग 40 से 45 करोड़ के लगभग युवा है। जी। और युवा भारत में बड़े हायर एजुकेशन लिए हुए हैं, कोई डीएड बीएड बीटेक इंजीनियर से हायर एजुकेशन लिए है। अगर कोई पढ़े लिखे युवाओं को अगर आप कहोगे कि बाबा कड़िया का काम करो या फिर मिस्त्री का काम करो, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने लाखों रुपया खर्चा करके इंजीनियर की पढ़ाई की है, वकील बना है, टीचर की पढ़ाई की है, लाखों रुपया खर्चा किया उसने। अगर अगर उसके एजुकेशन के हिसाब से अगर कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो लड़का को जरा उसके अंदर एक मायूसी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता है। और दूसरी बात, 2014 के पहले नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आश्वासन भी दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियां छोड़ा, अभी तक उन्होंने एक भी नौकरियां दी नहीं है। इसका जी। मतलब भारत के जो राजकारण है या फिर पॉलिटिक्स है, उस राजकारण में पॉलिटिक्स में भारत का युवाओं खाली इस्तेमाल किया जाता है। तो जी। ये जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई युवा या फिर विद्यार्थी पढ़ लिख कर अगर बाहर निकलता है तो उसको रोजगार देने का काम सरकार की है। लेकिन हम अगर बीजेपी सरकार की बात करते हैं 2014 से अगर हम उसका विश्लेषण करते हैं आज तक, तो बीजेपी काल में रोजगार ऐसा दिया नहीं, ऐसा किधर न्यूज नहीं है कि इतने दिन वैकेंसी भर्ती की गई। मतलब ये जो सरकार की जो नाकामी है, नाकामी कहीं ना कहीं उनको छुपाना है। अगर नाकामी अगर छुपाना है तो एक ऐसा एक माहौल बनाती है युवाओं को भड़काने के लिए, युवाओं का दिशा भूल करने के लिए, ऐसा ही कुछ ना कुछ एक ये करते हैं। इसलिए हमने ये किया था कि सरकार हमें नौकरियां नहीं दे रही, तो हम लोग क्या पकौड़े पकौड़े तले या फिर ऐसा हमने एक कार्यक्रम किया था कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। इतना जी। बड़ा भारत देश है और भारत देश में इतने पढ़े लिखे युवा है, अगर उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, इसका जिम्मेदार सरकार है। तो मतलब भारत सरकार को सरकार शर्म। बन रही है, भारत सरकार बन रही है, लेकिन सरकारी नौकरियां नहीं बन रही है। मतलब सरकारी अजीब है। नौकरियां नहीं मिल अमेरिका की सरकार है तो अमेरिका की नौकरियां भी होगी, जैसे जापान रही थी। सरकार है तो जापान की, और भारत के लोग बोल रहे पकोड़े तलो, मतलब इंजीनियरिंग होने के बाद आप पकोड़े तलो, आप जी। मतलब डॉक्टर होने के बाद पकोड़े तलो, यानी डॉक्टर को और इंजीनियर को पकोड़े तलो, ये अगर स्टेटमेंट देते हैं तो, और ये स्टेटमेंट अगर पूरे दुनिया में जाता है तो लोग मतलब दूसरे देश के जो लोग हैं फॉरेन हाँ, कंट्री के, इसीलिए वो इसलिए हंसेंगे ना सर। जी। इसलिए भारत के जो बड़े बड़े जो नेता है, हम ही लोग ने उनको हमारे तरफ से किया था कि सरकार को शर्म आना चाहिए कि भारत का जो राजकारण है, भारत के जो राज करने वाले जो नेता लोग है, वो भारत में किस प्रकार से युवाओं को दिशा भूल करे, हम खुद उजागर करना चाहते हैं।
वे जी हमें बोलते हैं कि आप लोग पकौड़े तलो, लेकिन आप उनके अगर बच्चों को देखेगा तो अपने खुद के बच्चों को नहीं बोलते कि आप पकौड़े तलो। उनके बच्चे अमेरिका में, लंदन में हायर एजुकेशन ले रहे, और हमें बोलते हैं कि आप पकौड़े तलो। इवन जो जो चुनाव का जब माहौल बनता है, तो चुनाव के समय में देश के जो युवा है, उन युवाओं को लोग इस्तेमाल करते हैं झंडा लगाने के लिए, पर्चा बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए। और उनको नेता के माध्यम से, पुढ़ारी लोगों के माध्यम से उनका आश्वासन दिया जाता है कि अगर मैं चुन कर आया, अगर मैं एमएलए बन गया, अगर मैं एमपी बन गया, अगर मैं नगर सेवक बन गया, तो मैं आपको सबसे पहले नौकरी दूंगा या फिर सरकारी नौकरी लूंगा। ऐसा उनको गलत आश्वासन देते हैं, और जी आश्वासन उनको देकर उनका इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। तो जी जो पकौड़ा तलने का जो मामला है, ये ऐसा सरकार को अगर मैं शर्मनाक करना है, हम इस प्रकार से हमें आंदोलन करना होगा, तो इस सरकार को शर्म आ जाएगी। और भारत में किस प्रकार से युवाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ खेलती है, इसकी जानकारी पूरे देश और दुनिया को जाना चाहिए। अगर इसकी जानकारी पूरे देश और दुनिया को गई, तो इंटरनेशनल प्रेशर यहाँ के पॉलिटिक्स लोगों के ऊपर पड़ेगा। अगर जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लोगों के ऊपर पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ वो लोग हाथ पांव चलाएंगे। इसलिए पकौड़े तलना इस प्रकार से हमने आंदोलन पिछले बार किए थे, और भी बहुत सारे हमने भारतीय युवा मोर्चा के माध्यम से, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से हमने आंदोलन किए थे, ताकि भारत में जो पॉलिटिक्स लोग वो किस प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ करते, जी इसकी जी जानकारी पूरी दुनिया को हो। जी सर, सौम्य सर, हम देखते हैं कि 314 बच्चे कुछ ओबीसी के, वो आईएएस की एग्ज़ाम क्रैक कर चुके थे। उनको मतलब लेटर भी आ गया था कि भाई आप आईएएस हो गए। उसके बाद में उनको नॉन क्रीमिलियर जो है वो बढ़ा दिया गया, और वो बच्चे मतलब कुछ बच्चे उनमें से उन्होंने आत्महत्या की। तो इस तरह हमारे बच्चों के साथ, मतलब इतनी आईएएस की पढ़ाई या आईएएस क्रैक करना कोई मजाक बात नहीं है। 12 से 14 घंटे हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और कितने मतलब 3-3, 4-4 साल वो दुनिया से, इस माँ बाप से, रिश्तेदारों से वो अलग रहते, उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहता, सिर्फ पढ़ाई और वो बच्चा। तो इसके कारण वो उन लोगों ने, कुछ बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। तो ये क्या मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है? ये मतलब एग्ज़ाम दो, हम पैसे भी दे रहे हैं एग्ज़ाम के, कितने सारे पैसे ले रहे हैं, 1000-1000, 2-2000 रुपये वो हमसे ले रहे हैं। और मतलब 30 अगर जगह होंगी तो 30,000 और 30 लाख बच्चे उसके फॉर्म भर रहे। कितना पैसा, मतलब छात्रा लोगों से कितना पैसा उखाड़ रहा है सरकार? क्या कहेंगे इसके बारे में? मैडम एक जी मैडम एनसीआरबी का रिपोर्ट है। जी हर दिन जो एजुकेटेड ग्रेजुएट्स है, मतलब पढ़े लिखे जो युवा है, प्रत्येक दिन 38 स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहा है। हमारे बहुत। देश में जो ओबीसी का जो संख्या है, जिसको अदर बैकवर्ड कास्ट बोला जाता है, उसका संख्या देश में 52-54% है। जी मगर 1931 से ओबीसी का जाति आधारित जनगणना नहीं किया गया है। तो बहुसंख्यक लोगों को हर प्रकार व्यवस्था से वंचित रखने के लिए जो केंद्र और राज्य में जो सरकार बन रही है, जो ईवीएम के माध्यम से बन रही है, जो ब्राह्मणवादी सरकार है, वो बहुसंख्यक लोगों को जो फंडामेंटल अधिकार है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इससे वंचित करना चाहता है। ये एक एग्जाम्पल है कि 314 जो मतलब वो बच्चे थे जिसको आईएएस बन सकते थे, जो एक जिला संभालने लायक बन सकते थे, इन फ्यूचर में वो देश संभालने लायक बन सकते थे। तो बहुसंख्यक लोगों को षड्यंत्र पूर्वक ये लोग व्यवस्था से वंचित कर रखने का मामला खड़ा हुआ है। जो 52% ओबीसी लोग हैं मैडम, जी उनको धर्म के नाम पर डाइवर्ट करने का षड्यंत्र देश भर में चल रहा है, और स्पेशली युवा वर्ग लोगों को लेकर चल रहा है। आप जी मैम जान के हैरान हो जाओगे, 82% ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर चुके हैं, जिनका एज 25 साल से कम है, वो आज के डेट में मैडम बेरोजगार है। जी उसमें कैलकुलेशन कीजिए, अगर ओबीसी का संख्या 52% है, उस 84% अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कितने परसेंट ओबीसी होंगे? इसका मतलब बहुसंख्यक जो समाज है, ओबीसी समाज है स्पेशली, ओबीसी समाज को शिक्षा से, और शिक्षा से अगर वो वंचित हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रोजगार से भी वो वंचित हो जाएगा। ये एक साइक्लिक प्रोसेस, ये साइक्लिक षड्यंत्र पूरा प्लान पॉलिसी बनाकर राष्ट्रीय स्तर पे कार्यरत है। जी इसीलिए इसको अगर मैडम परिवर्तन करना है,
बेसिकली जो ओबीसी युवा हैं जिनको धर्म के नाम पर डाइवर्ट किया जाए, जिनको झंडा पकड़ने का काम किया जाता है, जिनको आज के डेट में जिनके अंदर एक नफरत भावना है कि कुछ कम्युनिटी के लोग हमारा ये दुश्मन है, मगर उनको भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और उसके जो सहयोगी संगठनाएं हैं उनके माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और आज के डेट में हजारों ओबीसी युवा स्टूडेंट्स भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में ये जो षड्यंत्र है ओबीसी समाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा है और उसको परिवर्तन करने के लिए भी काम करेंगे। इस डिस्कशन में मैं एक वैल्यूएबल पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, जी। जेहेतु मैं ओडिशा से हूँ। ओडिशा में लास्ट जो नवीन पटनायक गवर्नमेंट जो था उसने ओबीसी का जनगणना किया, जी। ओबीसी का संख्या आया 54%, जी। मगर 24 साल जो उनका सरकार रहा उनको 11 ओबीसी जो 54% ओबीसी है उनको 11.25% इंजीनियरिंग और मेडिकल में दिया गया। तो जी। सवाल यह है अगर 54% लोगों को 11% दिया जा रहा है, बाकी 40% 43% कौन ले रहा है? ये ओबीसी लोगों को जानना समझना जरूरत है कि उनका जो भागीदारी है वो आज के डेट में ओबीसी के लोगों में गंदगी भरी हुआ है। एक कंफ्यूजन है कि ओबीसी समाज का जो हक अधिकार है वो एससी एसटी ले जा रहा है, वो माइनॉरिटी ले जा रहा है, मगर उनका जो हक अधिकार है, उनका जो फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल व्यवस्था आज के डेट में 3.5% लोग ले रहे हैं। 3.5% ब्राह्मणों के पास 90% से ज्यादा वो आज के डेट में व्यवस्था में कब्जा किया हुआ है। तो ओबीसी का हक अधिकार और कोई नहीं मार रहा है। आज के डेट में 3.5% लोग मान रहे जो इस देश के नहीं है। 21 में 2001 का जो डीएनए टेस्ट हुआ है उससे प्रूव हो चुका है मैम। जी। हम देखते हैं सर कि संख्या ज़्यादा है, मतलब दो दिन पहले की घटना है कि जो ओबीसी है कथावाचक था और उसको अभी मतलब गाय का गोमूत्र चला गया, अभी उमन का मतलब जो ब्राह्मण सुमन है उसका यूरिन पी के वो खुश है, वो और भी कथा ही कर रहा है। मतलब उसको ये जो आईएएस बच्चे नहीं चाहिए, उसको इंजीनियर डॉक्टर नहीं चाहिए। मतलब किस तरीके की सोच हमारे देश में है, इससे पता चलता है कि हम यूरिन पी कर भी खुश है। ये ओबीसी समाज के मतलब जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या यूरिन से मतलब वुमन यूरिन से सामने आने वाला है। आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहते हैं मैडम कि आपने बोला कि सिक्योरिटी के लिए उनको कराटे ये वो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे एक बार स्मृति ईरानी वगैरह जो थी उन्होंने बोला कि मतलब मुझे वो ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सेंटेंस का मतलब ऐसा था कि रेप वगैरह जो होता है वो मतलब एक कल्चर का हिस्सा है। ये जो है ना वो मतलब ये तो कॉमन चीज़ है, या हमारे देश में तो मतलब अगर ये ऐसा जो हो रहा है रेप केस होते हैं तो ज़्यादातर लड़कियां आकर्षित करती है अपनी तरफ, वो छोटे कपड़े पहनती है, मतलब वो जो लड़के हैं उनको प्रेरित करती है। इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं मैडम, जो मतलब पेपर में या न्यूज़ में इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। बिल्कुल मैडम, मतलब बहुत सारे जगह से ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने इसलिए उनके ऊपर रेप हुआ। अगर 3-4 साल के बच्ची के ऊपर भी रेप हो रहा है तो उसके क्या अभी उसने क्या कपड़े छोटे पहने थे या देखने वाले की नज़र छोटी थी? ये भी सोचने का तरीका है कि खाली 2-3 नहीं कि 11 महीने की लड़की के ऊपर भी रेप हुआ है महाराष्ट्र में जी। तो तभी उसने क्या छोटे कपड़े ही पहने थे क्या? ये एक सवाल खड़ा होता है। और रही बात स्मृति ईरानी की, तो आज तक मैंने उनके बहुत सारे स्पीच सुने हैं, आज तक उन्होंने खाली बोलने का काम किया है। और अगर वो बोलती है कि रेप ये सब हो रहा है तो वो एक कल्चर का पार्ट है। अगर उसकी बेटी के ऊपर भी रेप केसेस होता है तो क्या वो वही स्टेटमेंट जारी करेगी क्या कि नहीं अरे मेरे बेटी के ऊपर रेप हुआ, तो वो एज अ कल्चर का पार्ट है। तो एक सोचने वाली बात है, ये जो ब्राह्मणी सरकार है वो ब्राह्मणवादी सरकार यही करती है कि जो बहुजन समाज की बेटियों के ऊपर जो अन्य अत्याचार हो रहा है वो खाली अन्य अत्याचार ही है, और जो उनकी बेटियों के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है वो देश पे अन्य अत्याचार हुआ ऐसा सोच के वो लोग लॉन्ग मार्च और कैंडल मार्च निकालते और उनको न्याय देने के लिए रास्ते पे उतारते। अभी हमने अगर निर्भया का उदाहरण लिया जाए तो निर्भया का अगर नाम देखा जाए तो उसका नाम था ज्योति पांडे। वो एक ब्राह्मणवादी लड़की थी,
और ऐसे कितने सारी लड़कियां बहुजन समाज की थी जिनके ऊपर अन्य अत्याचार होने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं दिया। महाराष्ट्र में जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी की एक घर के 3 लड़कियों के साथ रेप करके उनको जो कुआं होता है वो कुएं में फेंक दिया था। किसी भी मीडिया ने उनकी न्यूज हाईलाइट नहीं की। और जब निर्भया के ऊपर अन्य अत्याचार होता है तभी वो देश के ऊपर अन्य अत्याचार हुआ ऐसा माना जाता है, और उसको न्याय दिलाने के लिए जी एक लॉन्ग मार्च निकाला जाता है। इवन स्पेशल लॉ भी उसके लिए बनाया जाता है। जी मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां बलात्कार में भी ये लोग जातीयता देखते हैं जी जी कि किस बिल्कुल। जाति की लड़की के ऊपर बलात्कार उनके हुआ लिए और किस मुझे लगता है फास्ट जाति। ट्रैक कोर्ट चलाते हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाते हैं, और जल्दी से जी जल्दी जी जो मैडम बिल्कुल। आरोपी होते हैं उस उनको शिक्षा भी होती है। जी जी बिल्कुल। उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला दर्ज होता है और उनको जल्द न्याय भी मिल जाता है। बट कितने सारे केसेस ऐसे हैं इंडिया में कि दर्ज ही नहीं किए जाते। जी मतलब डर की वजह से, या जो व्यवस्था का डर है लोगों के बीच में, उनकी वजह से कितने सारे लड़कियां ऐसी है जो अपने ऊपर अन्याय अत्याचार होने के बावजूद भी वो लोग चुप बैठते। जी इसकी एक, अगर इसके पीछे का रीजन देखा जाए तो इसके पीछे का रीजन एक ही है, जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ का प्रशासन है। अगर यहाँ के प्रशासन ने तत्काल उसके ऊपर अगर कुछ एक्शन की तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने देखा होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 86 बलात्कार डेली होते हैं। वो 86 बलात्कार, ये आंकड़ा हमारे सामने आया क्योंकि 86 लोगों ने जाके वो कंप्लेंट दर्ज की है। जी और कितने सारे बच्चियां ऐसी है तो घर में बैठ के वो चुप ही बैठती है। तो अगर सारी लड़कियों ने की तो वो आंकड़ा 200 या 300 से भी पार हो सकता है। जी तो मतलब मुझे लगता है इसका ये सारा। ये हमारे जी जी लिए बिल्कुल। कितनी शर्म वाली बात है। शर्म हम भी, की आप बात भी है। लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, और ये यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हैं, तो मतलब ये बहुत शर्मनाक बात है कि ये इस तरीके की घटना हमारे देश में होती है। अभी अगर स्टूडेंट की बात ली जाए तो बहुत सारी, मतलब अभी देख रहे थे हम कि फेलोशिप जो है वो बंद कर दी गई थी, और मतलब अपना जो आपका जो संगठन है, उस संगठन के माध्यम से उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे थे। मतलब हमने देखा कि जो महाराष्ट्र में फेलोशिप के लिए आंदोलन भी चलाया गया, ताकि हमारे बच्चों को, एक तो यहाँ पे भी पढ़ने नहीं देते, और जो मतलब कोटा होता है फॉरेन में जाकर पढ़ने का, उसके लिए भी ये लोग पैसा भी नहीं देते। यहाँ तक कि वो इतनी न्यूज़ चलाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या प्रोग्राम हमने अभी तक नहीं देखा जिसके माध्यम से ये पता चले कि यहाँ पे जॉब करने के लिए क्या पढ़ाई करनी चाहिए, वहाँ पे मतलब किस तरीके से फॉर्म को भरना चाहिए। इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये आपकी हेल्पलाइन होगी स्टूडेंट के लिए। ये अभी तक मतलब वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से आप लोग करने वाले हैं। सौम्या रंजन सर। मैडम, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जेहेतु राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, तो हमारे जो हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट जाते हैं, अभी लास्ट 5 साल का रिपोर्ट है, हमारे SC ST OBC समाज से लगभग 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हायर यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट लिए हुए हैं। हमारे समाज से तो बहुत कम ही स्टूडेंट्स हायर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनका फैमिली का बैकग्राउंड जिस तरीके से रहता है, तो एक हायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही बड़ा बात है। मगर हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं, 1 साल 6 महीना 1.5 साल ऐसे पढ़ के उस कॉलेज से ड्रॉप आउट ले रहे हैं, और वो संख्या 25,000 से भी ज्यादा बढ़ते हुए जा रहा है। ये जी इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो 29 जुलाई 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा हमारे जो बहुजन समाज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके उनको जो संविधान के द्वारा आर्टिकल 21(1) के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार मिला, जो कि फंडामेंटल अधिकार है, उस फंडामेंटल अधिकार से कैसे वंचित किया जाए, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी RSS का ही एक विंग है, भारतीय शिक्षा मंडल, उन्होंने ये ड्राफ्ट किया है। तो जी RSS का विंग अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहा है, तो बहुजन समाज को किस लेवल का शिक्षा मिल सकता है, ये सोचने का विचार है। जी तो बिल्कुल। इस तरीके से आने वाले समय में मैडम, हमारे जो बहुजन समाज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके का स्कॉलरशिप का व्यवस्था किया जाएगा, उसका उल्लेख नहीं है।
जी। हॉस्टल फैसिलिटी किस तरीके का होगा उसका उल्लेख नहीं है। रिजर्वेशन जो 85% संख्या है SC ST OBC और माइनॉरिटी का, वो 85% समाज का रिप्रेजेंटेशन शिक्षा में किस तरीके से होगा, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। और इतना ही नहीं, जो प्राइवेट मतलब जो गवर्नमेंट अनुष्ठान है उसको बंद करके प्राइवेट अनुष्ठान को दिया जाएगा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। जी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आएगा, तो जो गवर्नमेंट जो स्कूल है जहाँ पे हमारे बहुजन समाज के ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए, और उस जो प्राइवेट स्कूल का जो फीस है आज के डेट में धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है। तो आने वाले समय में हमारे बहुजन समाज का शिक्षा का व्यवस्था किस तरीके का होने वाला है, ये जी। यहाँ से हम लोग पता लग सकते हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो एजुकेशन व्यवस्था है, ये स्लो पॉइजन जैसा धीरे धीरे जो शिक्षा का व्यवस्था है उसको खत्म करने का काम करेगा। जैसे हम लोग समाज का इतिहास पढ़ते हैं जो सोशल एजुकेशन के द्वारा, कि हमारे जो महापुरुष थे, जो पूर्व समय में उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, रोजगार करने का अधिकार नहीं था, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, अस्त्र शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था। ये जो तमाम फंडामेंटल अधिकार जो हमारे जो पूर्वज थे उनके पास नहीं था, आज के डेट में पॉलिसी बना के सिस्टमेटिकली इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। इसलिए संविधान को पढ़ना और एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ सोशल एजुकेशन लेना भी बहुत जरूरत है। इसलिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा क्या करता है कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ सोशल एजुकेशन का भी भरपाई करता है, क्योंकि जी। आज के डेट में युवाओं के पास सोशल बैकलॉग है। इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको उनके पास क्या क्या समस्या निर्माण हो रहा है। वो जी। ये समझ लेते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत समस्या है, जी। मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, मुझे जी। हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, जी। मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, मुझे सीट नहीं मिल रहा है, ये मेरा पर्सनल समस्या है। ये पर्सनल समस्या नहीं है, ये सामाजिक समस्या है, और इसको राष्ट्रीय स्तर पे पॉलिसी निर्माण करके किया जा रहा है। और जी। इसका परिवर्तन अगर करना है तो उनको एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ सोशल एजुकेशन भी लेना बहुत जरूरत है, तभी वो कनेक्ट कर पाएंगे। ये जो तमाम समस्या डेवलप किया जा रहा है, इसके पीछे इस समाज का व्यवस्था है जो 3.5% ब्राह्मणों ने निर्माण किया। जी। उन्होंने अपने हमारे पूर्वजों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया है। आज तो हमारा मुश्किल से तीसरा चौथा पीढ़ी पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, और हमारे समाज से ही ज्यादातर टॉपर्स ऑल इंडिया में विभिन्न सेक्टर्स में आ रहे हैं। तो जी। ये आने वाले समय में नहीं आना चाहिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हो रहा है, इसलिए आज के डेट में ये समस्या विद्यार्थी युवा वर्ग के पास निर्माण हुआ है। इसको स्ट्रांगली भारतीय विद्यार्थी मोर्चा विरोध करता है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उससे लगातार राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने जागृति का निर्माण किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा क्या आपका नुकसान होने वाला है। तब बहुत सारे शॉर्ट में स्टूडेंट हम यूथ ये उसको समझ नहीं पा रहे थे, कह आज वो सकते समझ हैं। पा रहे हैं मैडम। जी, शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब जितना आपने विश्लेषण किया उस हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अगर हम लोग शॉर्ट निकाले तो वो नो एजुकेशन पॉलिसी मतलब SC ST OBC के लिए, बहुजन समाज के लिए। सर हम जी बिल्कुल। देखते हैं कि ज़्यादातर जो छात्रावास है मतलब हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्च किया गया क्योंकि हमें बात करनी थी, तो जैसे उत्तराखंड में भी हमने बात की तो पता चला कि 25 किलोमीटर के दूरी पर मतलब छात्रावास कहाँ पे है और यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो 25 किलोमीटर दूर है। दूसरी बात यह है कि फॉरेन में अगर आप सर्वे करेंगे, हमने जितना रिसर्च किया उससे पता चला कि उनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन के तौर पर जॉब है, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन किया, जॉब है। भारत में ग्रेजुएशन के बाद भी PhD तक हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। देखो कितना डिफरेंट है, जितनी आगे गई है कंट्रियाँ उनका अगर रिसर्च करेंगे तो वो ज़्यादातर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा इच्छा है वो स्पेशलाइजेशन एजुकेशन करते तो उनको जॉब मिल रही है। और हमारे इधर मतलब ग्रेजुएशन के ऊपर PhD तक बच्चे हमारे बेरोजगार हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि उनका जो ABVP से आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में हम लोग देखते हैं कि नितिन गडकरी, फडणवीस है ना, या फिर आपका जो संस्थापक है मतलब उनके जो बच्चे हैं उन्होंने कहाँ पे डाले, और तभी से तो मतलब इनके संगठन काम कर रहे।
तो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे मतलब नितिन गडकरी के जगह या फडणवीस के जगह हमको नहीं दिखाई दे रहे। तो ये अभी भी हमारे समाज को समझ में नहीं आ रहा है मौर्य सर। जी मैडम, जो जितने भी संगठन हैं युवाओं के या फिर विद्यार्थियों के, उनको जो एक्चुअल उनकी जो समस्या होती है या फिर उनका जो एक्चुअल जो हक अधिकार होता है, उनको हक अधिकार से उनको दूर रखा जाता है। जी इसलिए उनको जो युवाओं को जो जिस अपने हक अधिकार के लिए मांग करनी चाहिए, जिस हक अधिकार के लिए उनको लड़ाई लड़ना चाहिए, वो उनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि आज का जो युवा है या फिर आज का जो विद्यार्थी है, उसको भले वो पीएचडी कर लिया है या फिर हायर एजुकेशन कर लिया है, लेकिन उसको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। इसलिए वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। जी और जैसे आपने कहा कि फॉरेन में वहाँ के युवाओं को या फिर विद्यार्थियों को तुरंत नौकरी मिल जाते है, या फिर भारत में ऐसा सिचुएशन क्यों है? ऐसा सिचुएशन ये है कि अगर हम अदर कंट्री का बात करेंगे, अमेरिका हो या चाइना हो या फिर जापान हो, वहाँ के जो शासक वर्ग है और वहाँ की जो जनता है, वहाँ का शासक वर्ग और वहाँ की जनता, इनका डीएनए एक है। इसलिए उनको अपने लोगों के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति प्रेम है, प्यार है, इसलिए उनको वहाँ की सरकार उनका ख्याल रखती है। जी अगर अदर कंट्री का हम बात करेंगे तो 7%, 8%, 10%, 12% लोग एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, जी अदर कंट्री अमेरिका लंदन से। लेकिन भारत है, भारत में अगर हम बजट देखेंगे तो भारत के बजट में एजुकेशन के ऊपर 2%, 2.5% ऐसा खर्चा रहता है। मतलब आप सोच बजट सकते हो रहता है कि सर। भारत और में। अभी तक हमने जो रिपोर्ट हाँ, जांची उसमें 1.5 से या 2% ही मतलब 1.5% खर्चा होता है। बजट 2 से 2.5 रखा अच्छा। जाता है और खर्चा उससे भी कम होता है। और अभी प्रॉपर लोग खर्चा नहीं कर पाते, जो बजट में रखते हो अभी उतना खर्चा नहीं कर, खाली लोगों को दिखाते कि हम लोग इतना खर्चा करें, लेकिन उतना वास्तविक उतना खर्चा नहीं करते। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत का जो शासक वर्ग है और भारत की जो प्रजा है, एसटी ओबीसी, यहाँ पे गुलाम है। ये शासक वर्ग ब्राह्मण है और विदेशी है, और जी उनका डीएनए और यहाँ के भोजन का डीएनए एक नहीं, मैच नहीं हो रहा है। इसलिए ब्राह्मणों को यहाँ की जनता से, जनता का या फिर विद्यार्थियों का या फिर युवाओं को वहां से उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो गुलाम रखना चाहती है। अगर यहाँ के युवाओं को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अगर वो साक्षात बन गए, तो उनकी गुलामी कौन करेगा? तो जी गुलाम बनाने के लिए, एक तो गुलाम अगर यहाँ की जनता को रखना है, उनको शिक्षा से दूर रखो, उनको स्वास्थ्य से दूर रखो, उनको पैसों से दूर रखो। अगर इन तीन चीजों के 3 चीजों से हम उनको दूर रखेंगे, तो ये भारत की जनता गुलाम बनी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया या फिर फॉरेन कंट्री का जो वहाँ का शासक वर्ग है और वहाँ की जो जनता है, उनका डीएनए एक है। लेकिन भारत का जो शासक वर्ग है ब्राह्मण विदेशी है, और यहाँ की जो प्रजा है वो गुलाम है, इसलिए ये समस्या है। जी और दूसरी बात, ये एजुकेशन की बात है कि एक मैं अभी 2-3 महीने पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जापान में एक लड़की रहती थी। वो उसका उसका घर कॉलेज से बहुत दूर था, जी लेकिन उस एक लड़के का उसका एजुकेशन, उसका पढ़ाई खत्म ना हो, उसके एजुकेशन पर असर ना हो, इसलिए जापान की गवर्नमेंट उस लड़के को लेने के लिए, अकेले लड़की थी, उस अकेले लड़के को ट्रेनिंग के लिए स्पेशल ट्रेन ट्रेन उन्होंने रखा है। मतलब इस बात से ध्यान में पता चल रहा है कि अदर कंट्री के लोग एजुकेशन को लेकर या फिर उनकी जनता को कितना वो लोग जागरूक है, इन लोग कितना ख्याल रखते हैं। एक लेकिन भारत छात्रा में के ऐसा नहीं लिए है। एक छात्रा के लिए एक मतलब छात्रा के लिए जी जी उन्होंने जी ट्रेन ट्रेन चालू किया। इससे पता चलता है कि अदर कंट्री के लोग एजुकेशन के लिए कितने जागरूक है, उनको जनता के प्रति प्यार, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जी भारत में ऐसा नहीं परिस्थिति। भारत में अभी न्यूज आई थी कि 75,000 स्कूलों बंद करने जा रहे हैं। जी जी 75,000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं। बड़े बड़े जो टाटा बिरला अंबानी, उनको लोग स्कूल बेचने वाले हैं, और स्कूल की बोली भी लगाई है 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़, ऐसा वो लोग इस कीमत में लोग स्कूल बेचने वाले हैं। तो सोचो हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं 85%, अगर 75,000 स्कूल बंद हो जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इसका जी मतलब इससे सिद्ध होता है कि भारत का जो शासक वर्ग है ब्राह्मण, यहाँ भारत के लोगों को गुलाम बनाना चाहता है, इसलिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है। इस जी षड्यंत्र को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। इसलिए हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से, भारतीय युवा मोर्चा के माध्यम से हम विद्यार्थियों को, युवाओं को जागरूक करते हैं, और जागरूक करके उनको हम संगठन से जुड़ना चाहते हैं। जी दूसरी बात, जो एबीवीपी संगठन है या फिर युवाओं के लिए बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये जो संगठन है, ये संगठन ब्राह्मणों ने बनाए हैं, आरएसएस ने बनाए हैं। लेकिन संगठन उनका है, लेकिन उस संगठन में काम करने वाले लोग हमारे हैं, बहुजन के लोग हैं। मैं मैं जिस एरिया में रहता हूँ, पालघर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, यहाँ पे बजरंग दल के संगठन है, विश्व हिंदू परिषद के संगठन। अगर मैं उनकी कमेटी का नाम पढ़ता हूँ कि बाबा इस कमेटी में कौन है, तो सबसे पहले जो अध्यक्ष है ओबीसी का लड़के को अध्यक्ष बनाते हैं।
अध्यक्ष जी बनाने के बाद उसको क्या बोलते हैं, आप जिला का अध्यक्ष हो, उसके जी उसके छाते भी थपथपाते हैं। छाते थपथपाने के बाद उसकी छाते भी 56 इंच के हो जाते हैं, उसको भी गर्व हो जाता है कि मैं जिला का अध्यक्ष बना है। लेकिन उनके कमेटी में एक भी ब्राह्मण का लड़का नहीं रहता है। जी क्यों नहीं रहता है? अगर और हम अंदर जाकर खगोलने की कोशिश करेंगे तो उनके सारे के सारे बच्चे लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में हायर एजुकेशन ले रहे हैं। जी मतलब हमारे बच्चे जिंदाबाद मुर्दा करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, और उनके बच्चे फॉरेन में हायर एजुकेशन ले रहे हैं। इसलिए हमने हमने बहुजन, हमारे जो 85% बहुजन लोग हैं, उनको हम जागरूक करने के लिए और उनको जोड़ने के लिए हमने अपना खुद का संगठन जी बनाया है, भारतीय युवा अपने मोर्चा, अपने भारतीय बेरोजगार बच्चों मोर्चा। के लिए आप लोग मतलब यहाँ पे बोयर मैडम कि मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो फॉरेन में जाके ऐसी एजुकेशन तो नहीं ले सकते, लेकिन अभी इन्होंने बोला कि वहाँ से जो फॉरेन मतलब यूनिवर्सिटी है वो भारत में आने वाली है ना। तो भारत में अगर आती है तो कितने बच्चे, क्योंकि अगर आती है तो मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एडमिशन मिलेगी उस एडमिशन में क्या एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होगा, ये तो उजागर ही नहीं हुआ। और जितना भी हम देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि उसमें हमारे बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। तो क्या इस देश में 10 लोगों को फॉरेन भेजकर फॉरेन की एजुकेशन पढ़कर वो सिस्टम अगर भारत में बना लेते तो 10 लोगों का खर्चा यानी अगर भारत सरकार करता, मतलब 10 लोगों को उसमें बहुत स्पेशलाइजेशन मिल जाती और वो इधर आते, तो उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी इधर लाए। एक समय था कि भारत में ही लोग, फॉरेन के लोग इधर पढ़ने आते थे। इतनी बड़ी बड़ी 5-5 हजार छात्र इकट्ठा बैठकर वो पढ़ाई की सिस्टम भारत में थी और यही से पूरे फॉरेन में गई है। तो वही सिस्टम हमको पूरा यानी पुरानी रिन्यू करनी है या उसको दोबारा लागू करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने हमारे देश में अभी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी लाए है, तो क्या मसला है ये भोयर मैडम? आपकी आवाज नहीं आ रही है, पीछे आपकी का अगर आवाज हम नहीं। अभी क्लियर। हाँ आप बोलिए। हेलो, हेलो, हाँ आ रही है बोलिए। क्लियर आवाज? हाँ जी। ये जो गवर्नमेंट का अभी न्यू षड्यंत्र है हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का, तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे लाना चाहते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि हमने अगर देखा होगा, जैसे कि आपने अभी सवाल किया कि पहले फॉरेन से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। मतलब जब नालंदा ये जैसे यूनिवर्सिटी हमारे भारत में थी, तभी फॉरेन से स्टूडेंट हमारे यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आते थे। बट अभी ये लोग फॉरेन की यूनिवर्सिटी यहाँ चाहते हैं, मतलब फीस वगैरह है वो डबल या ट्रिपल फीस रहेगी अगर उन्होंने लागू की तो। और जैसे कि हमारे बहुजन समाज है, वो हमारा बहुजन समाज अभी भी गरीब जो अच्छा खासा पैसा नहीं है, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है लोग मैडम ठीक से। यही सवाल हम मतलब सौम्या सर से उसको थोड़ा ऐड करके लेते हैं सर कि ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे बच्चों को कितना एडमिशन मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मतलब जो बच्चे हैं जैसे एमबीबीएस करने को भारत में 1.5 करोड़ लगेगा, तो कौन सा एससी, कौन सा एसटी, कौन सा ओबीसी, मतलब जो नौकरी वाले भी है आजकल हमारे जो लोग हैं नौकरी वाले ये सोचते कि हम तो हमारे बच्चों का एजुकेशन कर लेंगे, तो कौन से नौकरी वाले भी करोड़ों रुपया खर्चा करके वो अपने बच्चों को ठीक तरीके से भारत में एजुकेशन दे पाएंगे? मैडम, संविधान का एक फंडामेंटल बात है कि 4 से 14 साल बच्चों का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। जी पहला सवाल ये हम लोग हमारे जो व्यूअर्स है उनको पूछना चाहेंगे कि आप भी 14 साल तक पढ़े होंगे। 14 साल मतलब 9-10 क्लास तक आप पढ़े होंगे।
क्या आपको संविधान के द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिला? कंपलसरी तो मिला होगा मगर फ्री नहीं मिला होगा। जी इसका मतलब नेशनल लेवल पे ये पॉलिसी के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम निर्माण किया जा रहा है कि 10th क्लास तक आते आते जो पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल जो मतलब स्ट्रेंथ है, वो 10th तक आते आते ही अपने लड़का लड़की के ऊपर खर्चा हो जाए। जी तो हायर एजुके उसका फीस इतना ही बढ़ा दिया जाए, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका फीस ही इतना बढ़ा दिया जाए। आज के डेट में नर्सरी का एडमिशन भी 20-25 हजार रुपए में होता है। जी उसका री एडमिशन का फीस 5-6 हजार 10 हजार तक जाता है। अंबानी उससे भी बहुत ज्यादा अंबानी जाता के होगा। स्कूल का मतलब 30 लाख रुपया है। 30 लाख रुपया है। तो हमारा जो बहुजन समाज का जो विद्यार्थी है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो लोग 10 साल में 30 लाख रुपया नहीं कमाते हैं। तो उनका बच्चा 30 लाख का यूनिवर्सिटीज में, 30 लाख का स्कूल कॉलेज में कैसे पढ़ पाएगा? तो हमारे देश में मैडम जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन का ही इतना ज्यादा फीस निर्माण कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है कि वो हायर एजुकेशन में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए लगभग 60% से जो ज्यादा लड़कियां हैं वो 10th के बाद ड्रॉप आउट कर लेती है। ये गांव लेवल में ये डाटा मैं बता रहा हूँ। तो आज के डेट में यही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, देश का जो व्यवस्था है, उसके माध्यम से ही ऐसा सिस्टम निर्माण किया जा रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन का जो व्यवस्था है, फीस है, उसको बढ़ा दिया जाए। उसके माध्यम से जो हायर एजुकेशन के लिए जो हमारे लड़का लड़कियां जाएंगे, आइदर वो उस कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दे और फीस के बदौलत वो एडमिशन ही ना ले पाए। इसका मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारा बहुजन समाज के जो स्टूडेंट्स यूथ है, उनको शिक्षा का ही अधिकार ना मिले, क्योंकि शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा तो रोजगार का बात कहां से आएगा? जी तो ये साइक्लिक प्रोसेस में फिर से एजुकेटेड स्लेव्स बनाने का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। आज के डेट में हम लोग टाई बूट सूट पहनकर अनएजुकेटेड वे में घूम रहे हैं। तो जी ये एक फैक्ट्री निर्माण किया जा रहा है जिसके द्वारा अनएजुकेटेड स्लेव्स का भरमार किया जाए देश में, और उनको ही जब रोजगार नहीं मिलेगा, उन्हीं को ही यूज किया जाए अनसोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके, झंडा पकड़ाने का, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का। क्योंकि ये जो समस्या वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, इश्यूज जो क्रिएट कर रहे हैं, जो नॉन इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, उसको जो इश्यूज बना रहे हैं, उसमें हिस्सेदार कौन होगा? हमारा जो बहुजन समाज के जो स्टूडेंट्स यूथ हैं, वो लोग अनएजुकेटेड रहेंगे तभी ना उस नॉन इश्यू का हिस्सा बनेंगे। जी तो जी इस तरीका से ये जो षड्यंत्र देश में चल रहा है, वो हम लोग भारतीय विद्यार्थी मोर्चा संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर में युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो जी यहाँ से हम लोग ये जो डाटा और अभी का सिचुएशन से ये समझ लेना चाहिए कि हमारे जो विद्यार्थी युवा वर्ग है, उनको बहुजन समाज का स्पेशली उनको हायर एजुकेशन में जाने के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। इसलिए आंदोलन ही एक रास्ता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ, सोशल एजुकेशन एंड सोशल रिवॉल्यूशन में भी आपको इक्वल भागीदारी लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारा जो फ्यूचर है उसको हम लोग सेफगार्ड कर सकते हैं। जी विद्यार्थियों की समस्या है तो विद्यार्थी अगर लड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि विद्यार्थियों की समस्या है। वैसे इशू तो बहुत सारे हैं, हम डिस्कस मतलब अगर जितना देर तक करेंगे उतना कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम जो है वो लिमिटेड हमारे पास होता है। बाबा साहब ने कहा था कि जो युवा अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के उद्धार के लिए करता है वो युवा यानी मतलब सबसे अच्छा होता है। यानी उसके लिए बाबा साहब ने इतने अच्छे शब्द कहे, लेकिन हमारा जो युवा है मतलब मराठी में मैंने वो सेंटेंस, धन्य है वो अपने समाज के लिए। तो वो आज अपने समाज के लिए शिक्षा का उपयोग उसने नहीं किया। जो 2-3 पीढ़ी आपने कहा कि हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी जनरेशन पढ़ाई कर रही है, अगर उस वक्त उस युवा ने अपनी पढ़ाई का यूज़ अगर किया होता तो ये सारी समस्या नहीं आती। और आप पूरे भारत में आज मैं देख रही हूँ आपका आंदोलन जो है हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, आपके फेसबुक वॉल से देख रहे हैं कि सब तरफ आप इतना बड़ा आंदोलन और आक्रोश आपके आंदोलन में है। बहुत ज़्यादा लोग आपसे जुड़े भी हैं, लेकिन फिर भी ये आंदोलन को सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही, या फिर सरकार के तरफ से अभी तक मतलब वो ये समस्या सुलझाते हुए सरकार नहीं दिख रही। तो इसका क्या रीज़न है? आप तीनों से बारी बारी शॉर्टकट मिलेंगे सर। मैडम मैडम से शुरुआत करें।
क्या रीज़न है मैडम कि समस्या पे मतलब आप इतना बड़ा आंदोलन करके भी सरकार तवज्जो नहीं दे रही है आपके आंदोलन मैडम इसके पीछे का एक रीज़न अगर देखा जाए तो समस्या पैदा करने वाली ही सरकार है। में? जी, और हम अगर सरकार के पास उसी समस्या का समाधान मांगने के लिए जाएंगे तो सरकार वो तो देने वाली नहीं है। मैं एक यहाँ पे उदाहरण देना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई में हमने एक आंदोलन चलाया था डीएमईआर और डीएचएस के स्टूडेंट का। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस होते हैं उन स्टूडेंट का हमने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। और वो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मतलब जिनके परिचय के आमदार खासदार थे या जो भी पॉलिटिशियंस थे उनके थ्रू उन्होंने अपना काम करने की कोशिश की। मतलब किसी भी आमदार खासदार ने उनका काम नहीं किया। और वही जब भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने आंदोलन उठाया लगभग 3-4 महीने ये आंदोलन चला और 3,500 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिलाने का काम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने किया। जी, बहुत मतलब बड़ी यहाँ अचीवमेंट है देखिए आपकी। जी जी मतलब भारतीय विद्यार्थी मोर्चा महाराष्ट्र के हर घर घर में जाके पहुंचा आंदोलन के बाद। तो इसके पीछे बताने का रीजन ये है कि सरकार को हम झुका भी सकते हैं और हमने ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से करके दिखाया। जी, क्योंकि समस्या अगर हमारी है तो समाधान भी हमें ही ढूंढना चाहिए। अगर समस्या निर्माण करने वाले के पास अगर हम उसका समाधान ढूंढने के लिए जाएंगे तो वो तो समाधान करने वाले नहीं है। तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एक ऐसा राष्ट्रव्यापी संगठन है जिन्होंने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। और आने वाले काल में आने वाले समय में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा हर एक स्टूडेंट की हर एक समस्या का समाधान करने की पूरेपूर कोशिश करेगा। जी। मौर्य सर। जी मैडम, आपने जो सवाल किया है कि हम लोग इतने बड़े बड़े आंदोलन चला रहे थे भी सरकार हमें तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। सरकार हमें तवज्जो इसलिए दे रही है कि हम केवल संगठन नहीं चला रहे, जी, हम आंदोलन चला रहे हैं। और संगठन चलाना और आंदोलन चलाने से बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। जी, अगर हम संगठन के लिए अगर सरकार से परमिशन मांगे तो सरकार बोलेगी ठीक है आप संगठन बनाओ, संगठन बनाओ। लेकिन हजारों संगठन देश में बनेंगे, लेकिन फाइट करना या फिर आंदोलन करना, अगर आप फाइट करोगे आंदोलन करोगे सरकार के प्रति, सरकार आपसे डरेगी। और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जो आंदोलन है, आंदोलन तो एक प्रकार का उसने अपना दुश्मन को आइडेंटिफाई करके आंदोलन करे। ये हमारा दुश्मन ब्राह्मण है ऐसा आइडेंटिफाई करके आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए सरकार हमारे जो आंदोलन है आंदोलन को दबा रही है या फिर हमारी जो आवाजें हैं आवाजें जनता तक पहुंचाने के लिए रोक रही है। दूसरी बात ये भी है कि देश में जो प्रचार प्रसार माध्यम है जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं या फिर मेरी भाषा में उसको मैं टॉयलेट मीडिया नाम दिया हूँ, उसको मैं टॉयलेट मीडिया बोलता हूँ। जी, तो प्रिंट मीडिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर इनका हम देखेंगे तो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा कब्जा इन ब्राह्मणों का है। एक तो उसका मालक ब्राह्मण है या फिर जो लेखक रहता है या जो राइटर रहता है वो बनिया है। तो ब्राह्मण बनिया लोग ही ये सारे प्रसार माध्यम चला रहे हैं। वो भी देखते हैं कि ये लोग हमारे विरोध में बोल रहे हैं। अगर हम इनका अगर न्यूज़ देते हैं, अगर हम इनकी बातें अगर जनता को हम लोग बताते हैं, हमारा जो खर्चा चल रहा है, हमारा जो क्या उसको बोलते हैं, रोटी पानी चल रहा है वो बंद हो सकता है। इसलिए ये हमारे जो आवाजें या फिर हमारे जो आंदोलन है ये आंदोलन नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए हमने खुद का आंदोलन ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए हमने फिलहाल सोशल मीडिया को ही हमारा हथियार बनाया है। जी, आज हमने फेसबुक हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पर पेज है, एक ट्विटर पर हमारा पेज है। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग हजारों लोग लाखों तक हमारी आवाज या फिर आंदोलन हमारे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और आने जी, वाले समय में हम लोग पूरे स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज हम लोग अपना खुद का सोशल मीडिया भी बनाने की और हम लोग पहल कर रहे हैं। खुद का यूट्यूब चैनल हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा खुद का एक भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का वेबसाइट बन रहा है, उसके पे भी वर्क चल रहा है। तो हम लोग सोशल मीडिया निर्माण जी, करने के लिए पहल कर रहे हैं। जी, तो जी, सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन है तो हम वो हमारा थोड़ी खुद दिखाएगी जनता को, जी, उनके अंदर डर है ना। जी, तो इसीलिए हम जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हमें समय लग रहा है। लेकिन क्रांति देश में होके रहेगी, क्योंकि जी, अभी हमारा काम बड़ी तेजी से देश में चल रहा है। अभी जी, अभी जस्ट हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी हमने 15 जून को महाराष्ट्र के 36 जिला में हमने एक ही टाइम पे प्रशिक्षण शिविर लिया था। जी, उन जी। प्रशिक्षण शिविर में इसीलिए हमने मैं कह रही हूँ कि आपका जो आंदोलन है हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, बहुत सारी जगह पे भी हुआ है। अ,
ये बात है कि हर 18 साल के जो छात्र हैं उनको वोट देने का अधिकार है। एक झटके में आप लोग उसको कर सकते हैं सौम्या सर। तो फिर मतलब ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि मतलब इससे जो है वो जल्दी आंदोलन मतलब आप लोग सफल करें। मैडम 8 अक्टूबर 2013 में हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि भारत में जो न्याय व्यवस्था में जो चुनाव व्यवस्था में जो ईवीएम मशीन्स यूज होता है वो उसमें फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है। मगर जो केंद्र में सरकार बन रही है, राज्य में सरकार बन रही है, तो वो लोग आज के डेट में ईवीएम के माध्यम से ही वो सरकार बन रहा है। आज के डेट में युवा परेशान है, महिला परेशान है, कृषक परेशान है, हर प्रकार के वर्ग के लोग परेशान है। फिर भी वही लोगों का सरकार किस तरीके से बन रहा है? ये ईवीएम के माध्यम से ही बन रहा है आज के डेट में। तो ये जो व्यवस्था है उसको अगर परिवर्तन करना है, हमें जन आंदोलन का निर्माण करना होगा। जैसे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने जन आंदोलन निर्माण किया और उस देश के लोगों ने वहां का शासक बने। तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि जाओ अपने दीवार में लिखो, मुझे इस देश का शासक बनना है। ये मैसेज हम लोग इस देश के जो 40% से ज्यादा जो युवा हैं उनको तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में शासक वर्ग बनने के लिए। और वो शासक वर्ग तभी बन सकते हैं जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे जन आंदोलन निर्माण किया जाए। उसी राह पे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और उसके सहयोगी संगठन काम कर रहे हैं। जो आज के डेट में राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन है जो बामसेफ है, बामसेफ से जो प्रेरित है भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा, ये जन आंदोलन निर्माण करने का काम कर रहा है। आने वाले समय में जब जन आंदोलन का निर्माण हो जाएगा, जब देश भर में राष्ट्रीय स्तर पे ये मैसेज पहुंच जाएगा कि यहाँ पे जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर हर तरीके का अन्याय अत्याचार हो रहा है और वो लोग हजारों करोड़ों की संख्या में रोड पे उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये जो व्यवस्था जो हजारों वर्ष से निर्माण किया गया है, ये व्यवस्था एक झटके में खत्म हो जाएगा। और इस देश का जो 85% लोग हैं वो एक झटके में शासक वर्ग बन जाएंगे। उससे क्या होगा, जो हजारों समस्या निर्माण हुआ है वो खत्म हो जाएगा। रिसेंटली कुछ दिनों में हम लोग 1 जुलाई को भारत बंद भी डिक्लेयर किया हुआ है भारत मुक्ति मोर्चा संगठन के द्वारा, जिसको भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार साथ समर्थन भी कर रहा है। और हजारों की संख्या में 1 तारीख को युवा सड़कों पे उतरेंगे और भारत बंद किया जाएगा। इस तरीका से युवाओं को लेकर जन आंदोलन निर्माण करने का काम कर रहे हैं। जो पूर्व में साउथ अफ्रीका में हुआ है, रिसेंटली अभी बांग्लादेश में हुआ है, जो स्टूडेंट लोगों ने आंदोलन किया, आने वाले समय में 100% भारत में होने वाला है। ये जी भारतीय युवा बेरोजगार मोर्चा हम लोग करने वाले हैं, इसका नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग समाज को निर्माण कर रहे हैं। सरकार सुनेगी नहीं तो सत्ता ही पलट देंगे, व्यवस्था ही पलट देंगे। और हम लोग जब शासक वर्ग बन जाएंगे तो हमारा समस्या हम लोग खुद सॉल्व करने वाले हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया आपने कहा कि मतलब ईवीएम के माध्यम से रोक के रखा है क्योंकि यहाँ का युवा बेरोजगार है, शिक्षा नहीं मिल रही, यहाँ पे महिलाओं का भी प्रॉब्लम है, किसानों का प्रॉब्लम है, तो वोट कौन दे रहा है? तो ईवीएम मशीन के माध्यम से ये आपकी प्रॉब्लम आपने बताई और उसके लिए आप 1 तारीख को आने वाले 1 जुलाई को भारत बंद भी करने वाले हैं। तो आने वाले समय में आपसे हम लोग जुड़े रहेंगे, ऐसी ही बातचीत और चर्चा के माध्यम से समाज को हमारा जो मैसेज है, क्योंकि जागृति करना ये काम जो है, जागरूक करने के बाद उसका जनमत बनता है, जनमत बनने के बाद जिसका जनमत जैसा होता है वैसी सरकार बनती है। तो ये काम तो प्रॉपर जो हमारा मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया का है वो उसका है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होते हुए नहीं दिखती। तो हम चाहते हैं कि सही और सच्चाई सब लोगों तक पहुँचे। इसके लिए क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल का हमने निर्माण किया, आप लोग यहाँ पे आए, बातचीत की और आने वाले समय में भी आप लोगों का जो भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या एक एक जो सब्जेक्ट है उस पर हम अच्छे से एपिसोड बनाकर बात करेंगे और आने वाले समय में हम समाज को अपना जो जागृति का काम है वो करते रहेंगे। और आपने बहुत अच्छी हेल्दी बातचीत यहाँ पे की और समय दिया। आप काम भी करते, आंदोलन भी चलाते, पढ़ाई भी करते, उसके बावजूद भी
आपने जो यहाँ पे आकर समाज को प्रबोधित किया, इसके लिए आप सभी लोगों का और खास करके मतलब छात्र संगठन का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैडम, दुर्गेश सर, सौम्या सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ पे आकर बातचीत की। थैंक यू धन्यवाद मैडम। मैम। जय भीम, जय मुरलीवासी। धन्यवाद। जय भीम, जय धन्यवाद मुरलीवासी। सर।